मेरा नाम अशरफ है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरे अब्बू शहर से कपड़े का कारोबार करते हैं और इसके लिए वो महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए घर आते हैं और घर में मैं और मेरी सुतीली माँ फ़रा होते हैं। मेरी सुतीली माँ फ़रा की उम्र 30 साल है। मैं उन्हें प्यार से छोटी अम्मी या कभी कभी सिर्फ अम्मी बुलाता हूँ। वो मेरे अब्बू से 20 साल छोटी हैं। उनको देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो शादीशुदा हैं। वो ऐसे लगती हैं जैसे कोई कंवारी लड़की जिसे कुदरत ने खूब मालो माल किया हो। अब्बू महीने में सिर्फ 2 दिन ही घर आते हैं। इसमें भी एक दिन आराम करने में गुजारते हैं और अगर घर पर मेहमान न जाएं तो वो दिन भी अम्मी को वक्त नहीं दे पाते और इससे अम्मी की मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसे में मैंने अपनी सौतेली माँ की मदद करने का फ़ैसला किया क्योंकि मैंने उन्हें कई बार रोते हुए देखा। अब्बू और अम्मी का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था और मेरा फर्स्ट फ्लोर पर, और अक्सर किचन से कुछ लेने आता तो छोटी अम्मी कमरे से उनके रोने की आवाज़ें आ रही होती थीं। मेरे पूछने पर वो हमेशा ख़राब तबीयत का बहाना करके टाल देती। मैंने उनकी मदद करने का फ़ैसला तो कर लिया, मगर ये तब मुमकिन था जब अम्मी को भी इस मदद की ख्वाहिश हो। एक दिन मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकला, मगर वहाँ जाकर मालूम हुआ कि टीचर्स और कॉलेज के मालिक के दरमियान तनख्वाह को लेकर झगड़ा हुआ और टीचर एहतजाज पर थे, जिसकी वजह से कॉलेज बंद था। मैंने कुछ वक्त वहाँ अपने दोस्तों के साथ गुजारा और वापस घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि आज के दिन के बाद सब कुछ बदलने वाला है। मेरी सौतेली माँ, जिसे मैं हमेशा माँ की नज़र से ही देखता था, आज उनके लिए मेरी सोच और नज़र बदलने वाली है। कॉलेज से सीधा घर पहुंचा और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर छोटी अम्मी को बताना चाहा, मगर वो अपने कमरे में नहीं थीं। उनके कमरे का वॉशरूम भी खुला था। वहाँ से किचन में गया तो वहाँ भी नहीं थीं। ये बात काफ़ी हैरानकुन थी क्योंकि छोटी अम्मी को इस वक्त घर में आए हुए 2 महीने हो गए थे और अभी तक वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गई थीं। लेकिन फिर मेरे जहन में चची यास्मीन का ख्याल आया और मैंने सोचा शायद वहाँ गई होंगी। आखिर वो छोटी अम्मी की सगी बहन तो हैं। ये सोचकर मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा। अगर आखिरी कुछ स्टेप्स पर ही रुक गया, मेरी मानो जैसे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। जब मैं अपने होश में आया और गौर से देखा तो अंदाज़ा हुआ कि वो अपने बाल साफ कर रही थीं। मैं कुछ लम्हे वहाँ रुका और वापस जाने ही वाला था कि छोटी अम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने फ़ौरन ही अपनी टांगें समेट लीं। मैं भी फ़ौरन नीचे की तरफ मुड़ा और जाते जाते ऊंची आवाज़ में गुस्से से बोला, सीढ़ी का दरवाज़ा लॉक कर लिया करें। गर्मी में इस वक्त अपनी बाइक पर निकला और शहर में घूमना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं छोटी अम्मी का सामना कैसे करूं। अगर उन्होंने अब्बू को सब बता दिया तो अब्बू क्या सोचेंगे। जब सड़क पर बाइक चला चला कर थक गया तो वापस घर की तरफ रवाना हुआ। अब तक शाम हो चुकी थी। घर पहुंचकर मैं सीधा छत पर अपने कमरे में चला गया। अब्बू ने अगले दिन शाम को आना था और मेरा ये सोचकर दिल घबरा रहा था कि अब्बू का रद्द अमल कैसा होगा। अभी मैं कुछ देर अपने बेड पर लेटा ही था कि कमरे का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं हिम्मत करके अंदर आने का बोला। छोटी अम्मी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो अब नहाकर नए कपड़ों में थीं। बाल उनके अभी भी गीले थे। छोटी अम्मी मेरे साथ आकर बेड पर बैठ गईं। कुछ देर हम दोनों इसी तरह खामोश बैठे रहे। फिर छोटी अम्मी ने बोलना शुरू कर दिया। छोटी अम्मी, देखो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वक्त मुझे अपने कमरे में तैयार होना चाहिए था। ऊपर मैं इसलिए गई कि वहाँ रोशनी में आसानी रहे, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा मैं एहतियात करूँगी। बाप, बस इस बात का जिक्र किसी से मत करना, ख़ास तौर पर अपने अब्बू से तो बिल्कुल नहीं। उस वक्त मेरे जहन से एक बोझ उतर गया और मैंने उन्हें हड़ताल के बारे में बताया और बोला, अम्मी, मैं शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे इल्म होता तो मैं ऊपर की तरफ ना आता। आगे से मैं भी एहतियात करूँगा। छोटी अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी हुआ हम उसे भूलकर दोबारा से नॉर्मल रहेंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर हकीकत ये थी
کہ اب سب کچھ بدل چکا تھا اور نارمل ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ چھوٹی امی کے کمرے سے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں تنگ آ کر کمرے سے باہر نکلا کہ تازہ ہوا لے سکوں۔ اگلی صبح ناشتے پر امی بہت خوش لگ رہی تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج شام کو ابو نے گھر آنا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا اور کالج سے چھٹی جلدی ہو گئی۔ گھر آتے چھوٹی امی نے مجھے کام پر لگا دیا، کھانا بنانے میں اور گھر کی صفائی میں۔ میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ شام ہونے کو تھی اور چھوٹی امی سارے کام کرنے کے بعد تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ چھوٹی امی بولیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میں نہا کر فریش ہوتی ہوں اور پھر تیار بھی ہونا ہے، تمہارے ابو آتے ہی ہوں گے، تم بھی تھک گئے ہوگے، جا کر ریسٹ کرو، رات کے کھانے تمہارے ابو کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد گھر کی بیل بجی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ابو کی آواز آئی۔ ابو شاید میرا پوچھ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے گیا، ابو کو سلام کیا۔ ابو نے میری پڑھائی کے متعلق سوال کرنا شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں چھوٹی امی آئیں اور انہوں نے ہم دونوں کو کھانا لگنے کے بارے میں بتایا۔ میں اور ابو فوراً کھانے کے ٹیبل پر گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں چھوٹی امی کی مدد کرنے لگ گیا۔ برتن سمیٹنے میں چھوٹی امی جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھیں۔ مجھے ان کی جلد بازی اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی۔ برتن سمیٹنے کے بعد چھوٹی امی اپنے کمرے میں چلے گئیں اور میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھا اور ونڈو سے چھوٹی امی کے کمرے میں جھانکا، جہاں چھوٹی امی ابو سے پیار کر رہی تھیں اور چھوٹی امی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا۔ اگلے 2 دن چھوٹی امی اور میں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے اور ایک دوسرے سے زیادہ بات نہ کرتے مگر ابو کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کرتے رہے کہ انہیں شک نہ ہو۔ 2 دن بعد ابو واپس جانے والے تھے اور یہ سوچ کر میری ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ ابو کے جانے کے بعد امی نے ضرور مجھ سے بات کرنی تھی۔ 2 دن بعد میں کالج جلدی چلا گیا۔ ابو جا چکے تھے اور میں امی کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ کالج کے بعد کافی دیر تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا مگر شام میں مجھے واپس جانا تھا۔ میں بہت ڈر رہا تھا۔ شام کو میں اپنے گھر پہنچا اور چھت پر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کے باہر مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کا کہا۔ چھوٹی امی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئیں۔ میرے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ چھوٹی امی بولیں، دیکھو اشرف، وہ صبح جو ہوا تھا میں نے مانا کچھ حد تک میری غلطی تھی اور میں اس پر شرمندہ بھی تھی، لیکن اس رات تم نے جو حرکت کی میں اس پر بہت زیادہ مایوس ہوں تم سے۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل نہیں تھی کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہو۔ امی کچھ دیر کے لیے رکی اور پھر بولیں، عمر کے جس حصے میں تم ہو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس میں اکثر اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم اپنی ہی ماں اور ابو کو اس طرح دیکھو۔ میں نے تمہارے ابو کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں انہیں بتا دیتی تو میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں جان سے مار دیتے، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کا سوچا بھی تو میں بغیر سوچے سمجھے تمہارے ابو کو بتا دوں گی اور اس کے بعد تمہارا جو حشر ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے کچھ بولنا شروع کیا۔ میں بولا، اس دن صبح جو بھی ہوا اس میں میری بھی غلطی بالکل نہیں تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ چھت پر ہیں تو میں کبھی بھی نہیں آتا، لیکن جب میں نے اس دن آپ جس طرح آپ کو دیکھا تو پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا۔ میں بہت کوشش کرنے کے باوجود آپ کا خیال اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تک میں نے آپ سے زیادہ حسین عورت دیکھی نہیں اور اس رات مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ بھی میں نے کیا وہ بالکل غلط تھا، لیکن میرا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ مجھے چھوٹی امی کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا اور میں معصوم شکل بنا کر بیٹھا رہا۔ چھوٹی امی پھر غصے سے بولیں، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ
कि जबकि मैंने तुम्हें देख लिया तो उसके बाद तुम वहाँ खड़े क्यों रहे, हट क्यों नहीं गए? मैंने बहुत डरते डरते बोला, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपको बताया ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन आपने भी तो मेरे से नज़र नहीं हटाई थी और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती रही थी। छोटी अम्मी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। वो जानती थी कि बात तो सच है और कुछ देर के लिए वो भी बह गई थी, मगर एकदम से उनकी आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया। वो एकदम खड़ी हुई और मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। उसके बाद वो बगैर कुछ बोले मेरे कमरे से निकल गई। अगले कई महीनों तक छोटी अम्मी ने मेरे से ठीक से बात नहीं की। मैं भी हमेशा उनसे नज़रें चुराता रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गया। उस दिन के बाद अगले 5 साल तक मैंने बहुत कोशिश की दोबारा कभी मुझे ऐसा मौका मिले, लेकिन अब छोटी अम्मी बहुत मोहतात हो चुकी थी। वो अक्सर मुझे घूरते हुए देख लेती, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज कर देती। 5 साल गुजर चुके थे और अब मेरी उम्र 20 साल थी। अब्बू ने मेरा दाखिला हमारे शहर में ही एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया था ताकि छोटी अम्मी घर पर अकेली ना हो। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था और गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर में बिल्कुल फारिग था। उन दिनों अब्बू ने फ़ोन करके अम्मी को बताया कि इस बार वो 2 से 3 महीने तक घर नहीं आ सकेंगे। शायद इस वजह से छोटी अम्मी अब पहले से ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी। उनके लिए अब अकेला रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अम्मी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती, तो मैं सीधा यास्मीन चाची के पास पहुंच गया। उन्हें जाकर बताया कि किस तरह छोटी अम्मी हर वक्त रोती रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं और पहले से ज़्यादा खामोश हो गई हैं। यास्मीन चाची अपनी बहन का सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और फ़ौरन ही मेरे साथ घर को चल पड़ी। यास्मीन चाची सीधा छोटी अम्मी के कमरे में गईं। अम्मी उस वक्त भी रो रही थीं और अपनी बहन को देखकर उन्होंने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। यास्मीन चाची ने फ़ौरन अपनी बहन को गले से लगा लिया। छोटी अम्मी मेरी तरफ पलटी और मुझसे बोली, अशरफ आप अपने कमरे में जाएं। मैं वहाँ से निकलकर अपने कमरे में जाने की बजाय उनके कमरे की खिड़की के बाहर आकर खड़ा हो गया। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि आज खिड़की छोटी अम्मी बंद करना भूल गई थी। मुझे वो दोनों बेड पर बैठी नज़र आ रही थीं और उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तब छोटी अम्मी बोली, आप ही अब मैं अकेले रह रहकर बहुत थक गई हूँ। फरहाद अपनी उम्र के उस हिस्से में हैं जिसमें शायद उनकी ताकत ख़त्म हो गई है, मगर मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है और मेरी भी बहुत ख्वाहिशात हैं कि मेरा शौहर हर वक्त मेरे साथ रहे, मुझे प्यार से देखे, मेरे से प्यार से बात करे और मुझे प्यार से चूहे। जब घर में आते ही तो अक्सर बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और मेरी ज़रूरत अधूरी रह जाती है और उसके बाद पूरा 1 महीना मेरे लिए घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देख पर तेरा शौहर 2 महीने बाद या महीने बाद ही सही, लेकिन घर तो आता है। मुझे देख, जिसका शौहर उसके पास होते हुए भी उसके पास नहीं है। मेरा शक यकीन में बदल गया। चाचू रेहान के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था वो बिल्कुल सच था। मुझे चची यास्मीन के ऊपर तरस आना शुरू हो गया। छोटी उम्मीदों से ये बात शायद पहले मालूम नहीं थी। उन्होंने ये बात सुनते ही हैरान होकर कहा कि क्या मतलब आपी? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मेरा शौहर नामर्द है। हमारी शादी के पहले ही वो नामर्द हो चुका था। मुझे ये बात शादी के बाद मालूम हुई। छोटी अम्मी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। उन्होंने अपना हाथ फ़ौरन अपने मुंह पर रख लिया। उन्हें अब अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लग गया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद छोटी अम्मी बोली, तो आपने इतना अरसा कैसे गुजार दिया और कभी मुझे या किसी और को इल्म ही नहीं होने दिया? क्या आपका दिल नहीं करता कुछ करने को? कैसे गुजारा करती हैं? छोटी अम्मी बहुत ज़्यादा हैरान लग रही थीं। वो ये समझने से कासिर थीं कि आखिर कोई इंसान बगैर ऐसा कुछ किए कैसे रह सकता है। अब यास्मीन चाची ने एक लंबी सांस भरी और बोली, तलब तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आखिर मैं भी इंसान हूँ। शादी से पहले मेरे बहुत सारे अरमान थे। शादी के बाद मेरे सारे अरमान बह गए। ख़ानदान की शर्मिंदगी से डर से मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई। रेहान बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे भी उनकी इज्जत का ख्याल है। मेरे पैरों की ज़मीन नीचे से निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कहते यास्मीन चाची ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बाहर खड़ा सोच रहा था आखिर कैसे खिड़की से चुप कर देखते हुए मैं बहुत बेचैन हो रहा था।
میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی بھی دروازہ کھول کر اندر جاؤں اور اپنے دل کے سارے ارمان نکال دوں۔ اس دن میں نے اپنا فیصلہ ہاسٹل میں رہنے کا ہی کر لیا، کیونکہ اگر میں بھی گھر رہتا تو میں ضرور ان کے ساتھ مل کر کوئی غلط کام کر بیٹھتا۔ محترم ناظرین اور سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔